हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीसी पैकेज जो आपकी बुक है सेमेस्टर नंबर फर्स्ट डीसी एंड पीजीडीसी जो अपना मेन एग्जाम हो रहा है 2023-24 में। ओके, मैंने यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन लिखा है। इसी प्रकार सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। आज वीडियो थोड़ा सी लंबी रहेगी, लेकिन आज पूरा पैकेज पीसी पैकेज कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आएंगे क्या। विंडो एसओ सीरीज पर टिप्पणी लिखिए। अब विंडो एसओ सीरीज जो होता है वो होता क्या है, पहले हम उस वर्ड का मतलब समझें। विंडो एसओ सीरीज का मतलब ये होता है कि जब हम नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं उन्हें बोला जाता है विंडो एसओ सीरीज। जैसे नोटपैड हमारा विंडो एसओ सीरीज के अंदर आएगा। दूसरा इसी में हो जाएगा अपना वर्ड पैड, ये भी इसी के अंदर आएगा। इसमें अपना रिसाइकिल बिन हो जाएगा, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। अपना एमएस पेंट हो जाएगा, कैलकुलेटर हो जाएगा, गेम्स हो जाएंगे, मीडिया प्लेयर हो जाएंगे। ये सब क्या कहलाते हैं, अपने विंडो एसओ सीरीज कहलाते हैं, राइट। अब नोटपैड में क्या होता है, तो नोटपैड में सिंपल हम वर्ड टाइप करते हैं। वर्ड पैड में क्या होता है, टाइप किए हुए लेटर को थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा एट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। रिसाइकिल बिन का यूज काय के लिए किया जाता है, जो हम कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करने का काम किसका होता है, रिसाइकिल बिन का होता है। इसके बाद इसी में पेंट आ जाता है, एमएस पेंट क्या होता है, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है एमएस पेंटिंग का काम। तो जो हमारा विंडो एसओ सीरीज है, सिंपल फंडा आता है कि विंडो एसओ सीरीज पर टिप्पणी लिखिए, या कि फिर कभी कभी आ जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नोटपैड, वर्डपैड, रिसाइकिल बिन, टास्क बार, डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो जो एसओ सीरीज है, जब जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, नोटपैड, वर्डपैड, रिसाइकिल बिन, एमएस पेंट, और इसी में जाता है अपना डेस्कटॉप, ठीक है, इसी में जाता है अपना टास्क बार, और भी इसी में अनेक प्रकार के प्रोग्राम आते हैं। डेस्कटॉप में मैं आपको बता दिया हूं कि जब जब भी सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले जो विंडो दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चौकोर डिब्बे होते हैं उन्हें आइकन कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। ये हमारे आइकन हो जाएंगे। किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक के ले जाने की प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहा जाता है, जिसके राइट साइड में टाइम एंड डेट होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, ठीक है ना। और नोटपैड के बारे में आप इसकी फाइल मेन्यू में लिख सकते हो कि नोटपैड की फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। वर्डपैड की होम मेन्यू और व्यू मेन्यू भी आप दे सकते हो, रिसाइकिल बिन और एमएस पेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि हमको आज पूरा बुक कवर करना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कुछ शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी एक एक क्वेश्चन की वीडियो में बना के रखा हूं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विंडो 8 व विंडो 8.1 में अंतर। तो विंडो एसओ सीरीज में फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है। लेकिन विंडो एसओ सीरीज आपको ये क्लियर हो ही जाना चाहिए कि जब हम नए कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो हमारे एप्लीकेशन आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विंडो एसओ सीरीज। लेकिन आप बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड ये विंडो एसओ सीरीज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, अपना खुद से इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सब क्या है, विंडो एसओ सीरीज की कैटेगरी में नहीं आएंगे, राइट। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें कैमरा आता है, मैसेज आता है, वो क्या मोबाइल एसओ सीरीज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, राइट। और ये क्या कहलाएंगे, हमारे विंडो एसओ सीरीज सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैं बात करता हूं विंडो 8 और विंडो 8.1 में अंतर। तो यहां पर मैं तीन विंडो को आपको कंपेयर करके दिखाता हूं, तीन विंडो बना के दिखाता हूं। पहला मैं बोलता हूं कि ये विंडो आपका विंडो 7 है। कौन सा है, विंडो 7 है। फिर मैं एक डेस्कटॉप और बनाया, इसमें बताया कि जो हमारा विंडो है ये 8.0 है।
और इसके बाद तीसरी विंडो बताया कि क्या है हमारा विंडो 8.1 है। अब यहां से थोड़ा सा समझना, और यहां पर तीनों की मैंने क्या दे दिया, टास्क बार दे दिया, ठीक है ना। अब विंडो क्या होता है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य इंटरफेस का काम करता है। अब जो विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 8.1, मैं तीनों का कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। विंडो 7 नहीं पूछा गया, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं। अब पहला इसमें अंतर होगा स्टार्ट बटन का। क्या होगा, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में क्या इसमें लिखा जाएगा, विंडो 7 में हमारी टास्क बार में क्या थी, अपनी स्टार्ट बटन थी। लेकिन जब विंडो 7 को अपडेट करके विंडो 8 लाया गया तो यहां से स्टार्ट बटन को हटा दिया गया। जब विंडो 8.0 में टास्क बार से स्टार्ट बटन को हटा दिया गया तो कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसमें शिकायत की। तो जब शिकायत की तो विंडो 8.0 को पुनः अपडेट किया गया और 8.1 लाया गया, जिसमें हमें स्टार्ट बटन की फैसिलिटी मिल गई, ठीक है ना। तो ये पहला अंतर हुआ। क्या मैंने बताया, विंडो 7 में मेरी क्या थी, स्टार्ट बटन थी। जब विंडो 7 को अपडेट किया गया तो विंडो 8 आया, और विंडो 8 में क्या अपना स्टार्ट बटन को अलग कर दिया गया, और इसमें उपयोगकर्ताओं ने जब शिकायत की तो स्टार्ट बटन को पुनः इसमें जोड़ दिया गया। ये हमारा पहला अंतर होता है। दूसरा अंतर विंडो 8 व 8.1 में बूट टू डेस्कटॉप। क्या है, बूट टू डेस्कटॉप। अब इसमें क्या अंतर है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते थे, बूट का मतलब होता है जब हम सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को चालू करते हैं और सबसे पहले जो विंडो दिखाई देती है ना, उसे डेस्कटॉप कहते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो यदि मैं सीधा सीधा समझाने पर फोकस करूं तो सीधा बोलते हैं, जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो विंडो 8.0 में हमें डेस्कटॉप नहीं मिलता था। क्या, हमें डेस्कटॉप नहीं मिलता था, डायरेक्ट हमको एप्लीकेशन मिलते थे। तो इसमें कुछ शिकायत हुई कि विंडो 8.0 में जब भी कंप्यूटर को चालू किया करते हैं तो डेस्कटॉप नहीं मिलता है। तो फिर इसको अपडेट किया गया और विंडो 8.1 को लाया गया, और जब भी हम विंडो 8.1 को चालू किए तो हमें डायरेक्ट क्या मिलता था, डेस्कटॉप प्रदान होता था, ठीक है ना। ये अपना दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या होता है, स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप। स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप, इसमें क्या होता था कि जो विंडो 8.0 था, जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते थे तो एक आइकन से ज्यादा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान नहीं करता था। कौन, विंडो 8.0। जबकि विंडो 8.1 में क्या होता था, हम एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशन को एक्सेस करने की अनुमति देता था। कौन, विंडो 8.1। तो यहाँ पर आपकी बुक में 3 अंतर मेन है, और मैंने आपको 3 अंतर बता दिया। पहला अंतर क्या है, स्टार्ट बटन। दूसरा क्या है, बूट टू डेस्कटॉप। तीसरा क्या है, स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप, ठीक है ना। तो स्टार्ट बटन में क्या था, विंडो 7 में स्टार्ट बटन थी, जब इसको अपडेट किया गया तो इससे हटा दिया गया। फिर इसमें कुछ यूजर ने शिकायत की और यहाँ पर क्या कर दिया गया, विंडो 8.1 लिख दिया गया, और इसमें स्टार्ट बटन पुनः आ गई। तीसरा क्या था, बूट टू डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर को चालू करते थे तो विंडो 8.0 में हमें डेस्कटॉप नहीं मिलता था। फिर इसमें कुछ शिकायत हुई, फिर इसको अपडेट किया गया तो विंडो 8.1 में हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप मिलने लगा। स्नैप स्टार्ट में क्या होता था कि जब भी हम विंडो 8.0 को ऑन करते थे तो एक आइकन से ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते थे, जबकि विंडो 8.1 में हम एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे 3 अंतर हुए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल करो। इसके बाद मैं बात करता हूं कंट्रोल पैनल की, ठीक है ना। तो हमारे कंट्रोल पैनल में क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा उस बारे में हम चर्चा करते हैं। पीसी पैकेज सब्जेक्ट बहुत ही सरल है यदि आपको समझ में आता है तो। अब मैं कंट्रोल पैनल की बात करता हूं तो कंट्रोल पैनल में क्या होता है
कंट्रोल पैनल के अंदर जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है, ये सेटिंगों का पूरा विवरण कहां पर होता है? कंट्रोल पैनल में। आप अपनी बुक में देख लेना किस किस एप्लीकेशन के बारे में, किस डिवाइस के बारे में बताया गया है, उसकी सेटिंगों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ किस में होता है? कंट्रोल पैनल में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शट डाउन, स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी यदि आएगी तो आपको 100% शट डाउन, स्लीप मोड, हाइबरनेट, और इसी में एक और होता है जिसका नाम होता है रीस्टार्ट। मतलब हमारे पास 4 बटनें होती हैं। पहली बटन हमारे पास होती है रीस्टार्ट की, एक्सप्लेन करता हूं। रीस्टार्ट, इसी में होता है अपना शट डाउन, इसी में अपना होता है स्लीप मोड, और इसी में होता है हाइबरनेट। चारों में अंतर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने इनका यूज किया है तो आपको स्टेप भी पता होंगे, ठीक है ना। तो आपसे स्टेप भी आना चाहिए कि कैसे इसके स्टेप लिखते हैं। रीस्टार्ट में क्या होता है? जब हम चालू कंप्यूटर को बंद करते हैं और वह पुनः दोबारा चालू हो जाता है तो यह प्रक्रिया रीस्टार्ट कहलाती है। किसी भी चालू कंप्यूटर को जब पुनः चालू किया जाता है, मतलब वो खुद से बंद होकर जब चालू होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीस्टार्ट कहलाती है। शट डाउन क्या कहलाता है? जब ऑन कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है और वो दोबारा जब तक हम सीपीयू से ऑन नहीं करते तो बंद रहता है, यह शट डाउन कहलाता है, राइट। अगला आता है स्लीप मोड और हाइबरनेट मोड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देखो, स्लीप मोड, हाइबरनेट मोड, शट डाउन, रिस्टार्ट, चारों का काम है कंप्यूटर को बंद करना। लेकिन रहता क्या है, इसमें कंप्यूटर पूरी तरह बंद नहीं होता, इसमें भी पूरी तरह बंद नहीं होता। मान लो कि आप एक एप्लीकेशन एमएस वर्ड में यहाँ पर कुछ डेटा लिखे हुए हो, ठीक है ना, और आप 10 मिनट के लिए कहीं इमरजेंसी काम पर चले गए, और यदि आपके मोबाइल में, वो आपके कंप्यूटर में स्लीप मोड एक्टिवेट है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप मोड मतलब यहाँ पर कंप्यूटर 0% इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है, मतलब इसमें लाइट नहीं लगती है। हाइबरनेट मोड में भी सेम चीज रहती है, लेकिन दोनों में अंतर ये रहता है कि यदि हम 10 मिनट के लिए कहीं गए और धोखे से हमारे कंप्यूटर से लाइट गोल हो जाती है, अगर लाइट चली जाती है, और हाइबरनेट में और स्लीप मोड में रहता है, यदि स्लीप मोड में कंप्यूटर रहेगा तो जो हम डेटा लिखे हैं वो डेटा नष्ट हो जाता है, और हाइबरनेट में क्या होता है, वो डेटा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि स्लीप मोड में जो डेटा होता है वह रैम में होता है, और जो हाइबरनेट में डेटा होता है वो एचडीडी में होता है, हार्ड डिस्क में। एक बार और ध्यान से सुन लेना, यदि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में है और आप कहीं भी कंप्यूटर चलाते चलाते 10 मिनट के लिए चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी 0 लगेगी, लेकिन यदि लाइट गोल हो जाती है तो आपका जो डेटा लिखा है जो रैम में है वह आपका डेटा नष्ट हो जाएगा। जबकि हाइबरनेट मोड एक्टिवेट है तो यह डेटा हार्ड डिस्क में चला जाता है, और हार्ड डिस्क क्या कहलाती है? अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, तो डेटा इसमें नष्ट नहीं होता है। ये मेन अंतर होता है, ठीक है ना। बाकी आप इसके स्टेप बहुत अच्छे से लिख मारोगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं अगला, फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर, अब यहां से फाइल एंड फोल्डर की क्या डेफिनेशन हो सकती है थोड़ा सा देखना। यहां पर बात मैं करता हूं फाइल की, और यहां पर अपना फोल्डर। फाइल क्या कहलाता है? फाइल के और पहले पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ के और पहले सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने बोला ये आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में आप एमएस वर्ड में, इसमें एमएस वर्ड में कुछ डेटा लिख रहे हैं। मैंने इतना लिखा, एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिखा। तो जब हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा लिखा जाता है और उस डेटा को जब किसी नाम से सेव कर देते हैं तो वह डेटा फाइल कहलाता है, और फाइलों के एकत्रित समूह को फोल्डर कहते हैं, राइट।
अब फोल्डर बनाने की विधि क्या होती है या फोल्डर को कैसे बनाया जाता है, इसके स्टेप लिखना है। तो देखना क्या होता है, मैं बोलता हूं कि हमको डेस्कटॉप में एक फोल्डर चाहिए, तो इसका जो स्टेप होगा, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। दूसरा स्टेप, जिस स्थान पर हमें फोल्डर चाहिए उस स्थान पर माउस की राइट बटन को क्लिक करते हैं। तीसरा स्टेप, राइट बटन को क्लिक करते ही हमें प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है जिस पर हमें न्यू का ऑप्शन मिलता है। चौथा स्टेप, न्यू में क्लिक करते ही हमें फोल्डर ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें क्लिक करने से हमारे डेस्कटॉप में फोल्डर का आइकन आ जाता है। स्टेप नंबर 5, इस प्रकार फोल्डर बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फाइल और फोल्डर। इसके बाद आता है मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल क्या कहलाता है, एमएस वर्ड में जो हमारे द्वारा फॉर्मूले टाइप किए जाते हैं उन्हीं फॉर्मूलों को एमएस वर्ड में इंसर्ट कराने की प्रक्रिया मैथ इनपुट पैनल कहलाती है। इसमें फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, किसी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, और जो बनता है वो हम कहां पर ला सकते हैं, एमएस वर्ड में ला सकते हैं, अपने हाथ द्वारा लिखे गए फॉर्मूले, राइट। इसके बाद अपना आता है वेब ब्राउजर। पीजीडीसीए वाले विशेष रूप से सुनना, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखना। बाकी मैं हर एक क्वेश्चन की वीडियो अलग अलग वीडियो में बना के रखा हूं। आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसी क्वेश्चन की पर्सनल वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप यहां से सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर होता है थोड़ा सा देखना। सर्च इंजन और अपना आता है क्या, वेब ब्राउजर। जो अपना वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, ये वेब ब्राउजर क्या कहलाता है, आपने सब लोग गूगल का यूज किए होंगे, ठीक है। यहां पर आता है सर्च बॉक्स, यहां पर कुछ भी टाइप करते हो सर्च बॉक्स से सर्च कर लेते हो, राइट। तो जहां पर हम डेटा, मैंने लिखा यहां पर युवा, अबाउट युवा, आप युवा के बारे में बताइए और यहाँ पर आप सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके पेज में यहाँ पर 2-3 हेडिंग आती हैं कि नहीं आती हैं। जब आप गूगल में जाकर कुछ भी सर्च करते हो, लिखकर सर्च करते हो, सर्च करने के बाद जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो जिस भी इंजन के द्वारा सर्च किया जाता है, मतलब जिस भी इंजन के द्वारा डेटा को सर्च किया जाता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। और सर्च होने के बाद जो हमें डेटा दिखाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। मतलब यदि सर्च इंजन है और वेब ब्राउजर नहीं है तो डेटा कुछ भी मतलब का नहीं है, हम देख नहीं सकते। कहने का मतलब है डेटा को सर्च करने का काम सर्च इंजन करता है और डेटा को सर्च होने के बाद डिस्प्ले में दिखाने का काम वेब ब्राउजर का होता है, राइट। सर्च इंजन भी अनेक प्रकार के होते हैं, वेब ब्राउजर भी अनेक प्रकार के होते हैं, आप अपनी बुक में पढ़ लेना। केवल मेरा काम था यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना कि सर्च इंजन क्या होता है। किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है और सर्च किए हुए डेटा को दिखाने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम वायरस की। इस यूनिट में वायरस जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, ये देखना इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर रहेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले मैं आपको वायरस का फुल फॉर्म बता दूं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन आर फॉर रिसोर्स अंडर, और यहां से हो जाता है सेज, ठीक है ना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। आप क्या लिखोगे, वायरस हेडिंग लिखोगे, डैश करके आगे क्या लिखोगे, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज होता है। वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी करने की क्षमता रखता है, खुद को डुप्लीकेट बनाने की क्षमता रखता है, उसे वायरस कहते हैं, ठीक है ना। अब वायरस हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, मैं थोड़ा सा लिख लूं नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। इसके बाद हम वायरस के प्रकार की बात करते हैं। एक ही यूनिट में हम 20 मिनट खा गए,
क्या है, थोड़ा सी पका हुई यूनिट है पहली यूनिट, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखते चलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना क्या, पार्टीशन टेबल वायर्स। पार्टीशन टेबल वायर्स का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क के जब हम भाग बनाते हैं तो हार्ड डिस्क के पार्ट बनाने में जो वायरस मार्ग में विघ्न डालता है उसे क्या कहते हैं, पार्टीशन टेबल वायरस कहते हैं। ऐसे वायरस जो हमारे हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते समय मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं उसे पार्टीशन टेबल वायरस कहते हैं। बूट सेक्टर वायरस किसे कहते हैं, जब सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो इनके मध्य में जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन प्रक्रियाओं के मध्य में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है या उनके मार्ग में बाधा डालता है उसे क्या बोलते हैं, बूट सेक्टर वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या कहलाता है, पॉली और मॉर्फिक दो वर्डों से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फिक। पॉली का मतलब होता है अनेक और मॉर्फिक का मतलब होता है आकृति, अर्थात पॉलीमॉर्फिक वायरस ऐसे वायरस को कहा जाता है जो अनेक आकृति में हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करता है और इस वायरस को पकड़ पाना मुश्किल होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस कहलाता है, राइट। मैक्रो वायरस किसे कहते हैं, वे वायरस जो हमारे कंप्यूटर में उपस्थित या इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं उन्हें मैक्रो वायरस कहते हैं। फाइल वायरस किसे कहते हैं, ऐसे वायरस जो एप्लीकेशन के द्वारा बनाई गई फाइल होती हैं उनके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे वायरस कहते हैं। स्टेल्थ वायरस किसे कहते हैं, ऐसे वायरस जो हमारी बगैर परमिशन के कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को नुकसान पहुंचाते हैं, स्टेल्थ वायरस कहलाता है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ सब शॉर्ट में बताऊंगा, यदि ज्यादा डिस्क्रिप्टिव दे रहा है आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बना के रखी है, आप बस कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, मैं उसकी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक के लिए मैं वीडियो को पुश कर रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं एमएस वर्ड की विशेषताएं, ठीक है ना। तो एमएस वर्ड की विशेषताएं में आपकी बुक में लिखी होंगी, अनेक प्रकार की विशेषताएं होती हैं, जैसे द मार्कस फाइनल कमांड होता है, ऑटो करेक्ट होता है, ऑटो टेस्ट होता है, फॉर्मेटिंग होता है, एडिटिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन आपसे विशेषताएं ध्यान में आ ही नहीं रही हैं, तो एमएस वर्ड की विशेषताएं का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड के अंदर लिखे हर एक ऑप्शन को एमएस वर्ड की विशेषताएं कह सकते हैं। जैसे हेडर एंड फुटर, ये भी एक विशेषता है। सेव एंड सेवर्स, फाइंड एंड रिप्लेस, प्रिंट एंड प्रिंट व्यू, चेक स्पेलिंग, ये सब क्या है, एमएस वर्ड की विशेषता ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इन सब ऑप्शनों को पढ़ लेना, या कोई भी ऑप्शन एमएस वर्ड के अंदर आपसे बनता है तो वो क्या कहलाती है, एमएस वर्ड की विशेषता कहलाती है। बुलेट एंड नंबर से आप क्या समझते हैं, मैं बोलता हूं ये आप एमएस वर्ड ओपन किए हो, एमएस वर्ड ओपन में कुछ आप यहाँ डेटा लिख लिए, राइट, आपने इतनी सारी लाइन लिख लिए। जब हम किसी भी प्रकार के डेटा को लाइन के रूप में लिखते हैं तो लाइन के पहले किसी भी प्रकार के सिंबल या अंक को लाना बुलेट एंड नंबर्स कहलाता है। यदि हम लाइन के पहले किसी प्रकार का सिंबल लाते हैं, हैश हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपना बुलेट्स हो जाता है। या कि फिर हम इस प्रकार के कोई चिन्ह ले आते हैं बुलेट्स, लेकिन कोई अंक 1 2 3 4 5 6 लाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं। इनके स्टेप कैसे लिखोगे, वही है कि 1 से लेके 5 तक कौन सा स्टेप होता है, सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है, तो उसमें ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, एमएस ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एमएस वर्ड का आइकन मिलता है, जिसमें क्लिक करने से एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। अगला स्टेप क्या लिखोगे, एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले हमें कुछ डेटा लिखना होगा। अगला स्टेप, सिलेक्ट किए हुए डेटा, जिस डेटा के पहले बुलेट एंड नंबर्स लाना है उतने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। होम मेन्यू में जाकर पैराग्राफ ब्लॉक में जाएंगे और हम बुलेट एंड नंबर्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नंबर या बुलेट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार बुलेट एंड नंबर्स की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है।
इसके बाद आता है टैब्स एंड इंडेंट पेज लेआउट। अब हमारा टैब्स क्या कहलाता है, एमएस वर्ड के अंदर यदि हम कोई नाम लिखते हैं, मैंने लिखा है युवा कंप्यूटर, तो इन वर्डों के बीच में 0.1 का स्पेस होता है, मतलब इनके मध्य में कितनी दूरी होती है, 0.1 की। लेकिन यदि मैं टैब्स का यूज करता हूं तो एक साथ 0.5, किसी भी टेक्स्ट को एक बार में 0.5 इंच आगे बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, टैब्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंडेंट का के लिए होता है, इंडेंट हमें मिलता कहाँ है, तो इंडेंट हमें मिलता है एमएस वर्ड में रूलर बार में। कहाँ होता है, रूलर बार में। आप को रिबन के नीचे ऐसे रूलर बार दिखाई देती होगी एमएस वर्ड में, और यहां पर आपको ये कुछ आकृति मिलती होगी ऐसे, तो ये इंडेंट कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एमएस वर्ड के अंदर जो रूलर बार होती है, रूलर बार के अंदर जो एक विशेष प्रकार की आकृति होती है उसे इंडेंट कहते हैं। इंडेंट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, मैं चारों प्रकार के लिख रहा हूं। इस इंडेंट को बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ओके। इसके बाद दूसरा होता है अपना हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। तीसरा हो जाएगा इसी में लेफ्ट इंडेंट, और इसी में चौथा होता है राइट इंडेंट। कितने प्रकार के इंडेंट हो गए, 4 प्रकार के इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट से क्या होता है, जैसे मैं ये कोई पैराग्राफ लिखा, राइट, मैंने यहां पर कोई पैराग्राफ लिखा, मेरा कर्सर यहां पर है, यदि मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट को आगे बढ़ाऊंगा तो पैराग्राफ की केवल एक ही लाइन बढ़ेगी, पूरे पैराग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैंगिंग इंडेंट में क्या होगा, केवल एक ही लाइन, हैंगिंग इंडेंट में जैसे क्लिक करके इसको आगे करेंगे तो पैराग्राफ की पहली लाइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और पैराग्राफ की नीचे की चारों लाइन उठकर इस साइड जाएंगी, मतलब कि पहली लाइन, पैराग्राफ के पहली लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जितनी लाइन है सब राइट साइड चली जाएंगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट में क्या होगा, पूरा पैराग्राफ लेफ्ट से राइट की ओर चला जाएगा, और राइट इंडेंट में क्या होगा, पूरा पैराग्राफ राइट से लेफ्ट ओर की आएगा। ये कहलाते हैं हमारे इंडेंट। इसके बाद आता है अपना पेज लेआउट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पेज लेआउट कहलाता क्या है। तो पेज लेआउट मैंने बहुत बार आपको समझाया है, इसकी एक पर्सनल वीडियो भी बना के रखा है, तो पेज लेआउट ध्यान पूर्वक देखना। मैं यहां पर एक पेज बनाता हूं, आप जब से पढ़ाई करना स्टार्ट किए हो तब से आप पेज जानते हो। अब इस पेज में आप क्या क्या देखकर लिख सकते हो, पेज की विशेषताएं। पहली चीज हम लिख सकते हैं पेज साइज। क्या, पेज साइज, मतलब कि एमएस वर्ड में हम पेज साइज का निर्धारण कर सकते हैं, हमको A3 लेना है, A4 लेना है, लीगल लेना है, अनेक प्रकार के पेज होते हैं। दूसरा, इसमें हम पेज बॉर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, एमएस वर्ड के अंदर जो हम डेटा लिखते हैं उन डेटा को और अट्रैक्टिव या आकर्षित बनाने के लिए पेज बॉर्डर का यूज किया जाता है। इसी में आएगा पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर यदि मैं यहां से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूं तो एमएस वर्ड के अंदर पेज और टेक्स्ट के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, पेज मार्जिन कहा जाता है, ओके। इसी में अगला क्या सकता है, पेज कलर, पेज में कलर देने के लिए। इसी में पांचवा क्या हो सकता है, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, या तो पेज लैंडस्केप हो सकता है या पोर्ट्रेट हो सकता है। जैसे ये पेज हमारा क्या है, लैंडस्केप, और ये क्या हो जाता है अपना पोर्ट्रेट हो जाता है, तो पेज ओरिएंटेशन भी हो सकता है। इसी के बाद छठवां अंतर, पेज वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब क्या होता है, जब हमारे द्वारा किसी प्रकार का डेटा लिखा जाता है तो डेटा के पीछे एक लोगो या कंपनी का नाम देने के लिए पेज वाटरमार्क का यूज किया जाता है। इसके बाद
कॉलम। टेक्स्ट कॉलम का मतलब क्या होता है, यदि मैं यहाँ पर बहुत सारा डेटा लिखता हूं तो हम पेज में क्या कॉलम के रूप में लिख सकते हैं टेक्स्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं पेज टेक्स्ट कॉलम, ठीक है ना। पेज ब्रेक मतलब इस पेज को देख देख कर हमको सारी चीजें बताना है कि पेज लेआउट में होता क्या क्या है, ठीक है ना। इसके बाद अगली हेडिंग है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर का उपयोग काय के लिए किया जाता है, मैं बोलता हूं ये मेरा क्या है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझना, मैं बोला ये मेरा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर को लगाने और अलग करने के लिए बॉर्डर का उपयोग किया जाता है। और शेडिंग का उपयोग काय के लिए किया जाता है, सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर देने के लिए शेडिंग का उपयोग किया जाता है। यदि मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर भरना है तो हम शेडिंग का यूज करेंगे, और चारों तरफ ये बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर का यूज करेंगे। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, ये ऑप्शन बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग इसमें टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ये क्या कहलाता है, जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट दे दें, तो प्रिंट देने के पहले जो फाइल को देखा जाता है उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, और प्रिंट होने के बाद जो हमारे पास हार्ड कॉपी में पेज मिलता है उसे प्रिंट कहते हैं, राइट। सेव एंड सेवस क्या कहलाता है, जब हम किसी भी डेटा को किसी नाम के द्वारा दिखा देते हैं या उसको सुरक्षित कर लेते हैं तो उसे सेव कहते हैं, और उसी फाइल को डुप्लीकेट बनाने के लिए सेवस का उपयोग किया जाता है। चेकिंग स्पेलिंग, चेकिंग स्पेलिंग क्या होता है कि मैं यहाँ पर युवा लिखा हूं, ओके, यदि आप यहाँ पर युवा लिखे हो और यदि ये धोखे से हमारे हाथ गलत लिखता है और जैसे हम स्पेस प्रेस करते हैं और यह ऑप्शन यदि एक्टिव होता है तो ये वो युवा जो होता है वो ऑटोमेटिक सही लिख जाता है, इसको बोलते हैं स्पेलिंग चेकिंग, राइट। इसके बाद मैं थर्ड यूनिट की बात करता हूं, और यहाँ थर्ड यूनिट से थोड़ा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। इसके बाद मैं थर्ड यूनिट की बात करता हूं। थर्ड यूनिट में क्या है, निम्न संकेतों को डॉक्यूमेंट में कैसे प्रविष्ट करते हैं। निम्न संकेत मतलब अल्फा हो गया, बीटा हो गया, थीटा हो गया, ये सारी चीजें हम कैसे एमएस वर्ड में लाते हैं। तो ये मान लो कि एमएस वर्ड ओपन है, हम इनसाइड मेन्यू पर जाते हैं, ठीक है ना। इनसाइड मेन्यू से भी जा सकते हैं, या होम मेन्यू में जो इनसाइड ब्लॉक होता है वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, संकेत को ला सकते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब होता है हमारा दस्तावेज, जो हम कोई फाइल बनाते हैं, मान लो कि यहाँ हम फाइल बनाते हैं और फाइल बनाते बनाते हमें एक यहाँ पर अल्फा का चिन्ह चाहिए, तो क्या करते हैं, होम मेन्यू में जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको हम अनेक प्रकार से ला सकते हैं, करेक्टर मैप से भी वहां पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, वो आपसे आता है तो अनेक प्रकार से ला सकते हैं। फिर इसके बाद अपना क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, फुट नोट एंड एंड नोट, ये ध्यानपूर्वक समझना। अब एमएस वर्ड की बात ही चल रही है तो यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूं, ठीक है, एक पैराग्राफ, इसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। फुट नोट का मतलब क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का सारांश, किसी भी पैराग्राफ का सारांश देने के लिए फुटनोट का यूज करते हैं, और जो हमारा फुटनोट दिखाता है वो प्रत्येक पेज के अंत में दिखाई देता है, और जो हमारा एंड नोट होता है ये फाइल का सारांश लिखने के लिए एंड नोट का उपयोग किया जाता है, और ये पेज के अंत में दिया जाता है, ठीक है ना। इनके स्टेप आप जैसे जैसे चलाते हो वैसे वैसे लिख देना। स्मार्ट आर्ट क्या कहलाता है, एमएस वर्ड के अंदर स्मार्ट का मतलब ही होता है स्मार्ट वर्क करना। एमएस वर्ड के अंदर जो हमारा शेप्स आते हैं, जैसे मैंने बोला ये शेप्स आ गया, ये तो शेप्स के साथ साथ उसमें शेप की श्रृंखला भी आती है, तो उसे बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। मतलब कि हमारे पास आकृति ऑलरेडी बनी होती है, हमको केवल टेक्स्ट भरने होते हैं, उसे बोलते हैं स्मार्ट। और शेप्स किसको बोलते हैं, स्मार्ट आर्ट की कोई भी एक आकृति शेप्स कहलाती है, ध्यान रखना।
और शेप्सों का कलेक्शन स्मार्ट आर्ट कहलाता है। ड्रॉप कैप क्या कहलाता है? किसी भी पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला लेटर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर युवा लिखा है, ठीक है ना, तो ये युवा वाई इतने बड़े में लिख जाएगा, ये युवा लिख गया, ठीक है ना। यदि मैं वो कंप्यूटर लिखना तो सी इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब कि किसी भी पैराग्राफ के पहले लाइन में पहला लेटर बड़ा करना होता है तो वहां पर ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। सिंगल लाइन, डबल लाइन और मल्टीपल लाइन क्या होती है? सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ के मध्य में दो लाइनों के बीच में, या फिर बोल सकते हैं सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ में लाइनों के मध्य में अंतर घटाने और बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग, दूसरा होता है डबल लाइन स्पेसिंग और तीसरा होता है मल्टी लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेसिंग में 1.0, ठीक है ना, डबल में 2.0 और एक होता है 1.5। मतलब ये तीन प्रकार की लाइन स्पेसिंग होती हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 1.15 भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है अपना लाइन स्पेसिंग। थीसर का उपयोग काय के लिए करते हैं? एमएस वर्ड के अंदर किसी भी वर्ड की पर्यायवाची वर्ड देखने के लिए थीसर का उपयोग किया जाता है। टेम्पलेट, एमएस वर्ड को जब ओपन किया जाता है तो जो पहले से हमें आकृति बनी बनाई पेज के रूप में मिलती हैं उन्हें टेम्पलेट कहते हैं, और टेम्पलेट अनेक प्रकार की होती हैं। मेल मर्ज क्या कहलाता है? मेल मर्ज, जब हम किसी भी बनाई फाइल या करेंट डॉक्यूमेंट को एक ही समय में एक से अधिक लोगों को सेंड करते हैं तो उसे मेल मर्ज कहते हैं। इसके 6 स्टेप होते हैं, ध्यान रखना। यदि ये 6 स्टेप नहीं बनते तो बता देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं एमएस एक्सेल के मुख्य गुण, यूनिट नंबर 4। ध्यान रखना, वीडियो लंबी है लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और थोड़ा थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट मिल गया है। एमएस एक्सेल के मुख्य गुण, जैसे मैंने एमएस वर्ड के बताया था, सेम यदि आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो उसके भी गुण हैं। जैसे मैं बोलता हूं कॉलम एंड रो को रिसाइज करना, फ्रीजिंग करना, हाइडिंग करना, स्प्रेडिंग करना। कहने का मतलब ये है कि एमएस एक्सेल में कोई भी ऑप्शन होता है वो एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का वो गुण कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? चार्ट। अब चार्ट किसे कहते हैं? अब बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन, समझना थोड़ा सा। मैं बोलता हूं ये आपका एक्सेल है, ठीक है ना। एक्सेल में यहाँ पर पहले एक डेटा तैयार किया, डेटा, और यहाँ डेटा में मैंने लिखा ईयर और यहाँ पर लिख दिया क्या? सैलरी। ईयर और सैलरी मैंने बोला 2011, 2012, 2013, यहाँ पर इस 10,000, 12,000 और यहाँ पर 14,000 कितनी सैलरी दिया? मैंने ईयर के हिसाब से सैलरी दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसी का मेरे को ग्राफिकल रूप में एक डेटा मिल जाए, तो आपको यहां पर मैं बोलता हूं ये 10,000 है, 10K, 12K और ये क्या है? 14K, ठीक है ना। ये आपका 2011, 12 और 13 आपको ऐसे चार्ट मिलता है। मिलता है क्या? बोलोगे बिल्कुल मिलता है। इसकी मैं एक अलग से भी वीडियो बनाया हूं, ध्यान रखना। अब चार्ट किसे कहते हैं? एक्सेल के अंदर किसी भी अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल डेटा का ग्राफिकल रूप रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एमएस एक्सेल के अंदर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल का ग्राफिकल रूप रिप्रेजेंट करना। ग्राफिकल मतलब इस डेटा को हम इमेज के रूप में कैसे देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा चार्ट कहलाता है। अब जो चार्ट होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना। पहला होता है अपना कॉलम चार्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है। दूसरा इसी में होता है बार चार्ट, ठीक है ना। तीसरा होता है इसमें लाइन चार्ट और इसी में होता है अगला एरिया चार्ट। 1 2 3 4 5 इसी में हो जाता है पाई चार्ट
इसी में हो जाता है डायनट चार्ट, ठीक है। इसी में हो जाता है अपना रडार चार्ट, इसी में हो जाता है बबल चार्ट। कितने हो गए? 1 2 3 4, 8 चार्ट हो गए। अब कॉलम चार्ट में जो डेटा होता है वो जो हमारे स्तंभ होते हैं वो ऊर्ध्वाधर में होते हैं, और जो बार चार्ट होता है इसमें जो स्तंभ हो जाएंगे वो इस टाइप के हो जाएंगे, ध्यान रखना। वो क्या कहलाते हैं? हमारा बार चार्ट कहलाता है। लाइन चार्ट में क्या होता है? डेटा हमारा कुछ इस टाइप का चलता है, यहां से स्टार्ट हुआ ये क्या है? हमारा लाइन चार्ट है। जबकि एरिया चार्ट में क्या होता है? प्रत्येक चार्ट में जो उसका एरिया होता है इसमें अलग अलग कलर से क्या होता है? भरा होता है। मतलब लाइन चार्ट में हमको लाइन दिखाई देगी, जबकि एरिया चार्ट में लाइन के नीचे का जो भाग होता है वो विशेष रूप से किसी रंग से भरा होता है। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट किसी भी सर्किल को जब डेटा के हिसाब से एक सर्किल को डिवाइड किया जाता है और जो हमको रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो पाई चार्ट कहलाता है। और जो अपना डायनट चार्ट कहलाता है वो पाई चार्ट के ही जैसा होता है, लेकिन इस सर्किल के अंदर भी एक सर्कल होता है, उसको कहते हैं अपन डायनट चार्ट। रडार चार्ट में क्या होता है? इसमें एक केंद्र बिंदु होता है, ये भी होगा सर्कल के रूप में, इसमें एक केंद्र बिंदु होता है और यहाँ पर ये डेटा दिखता है कि 2010 में कितनी सैलरी थी, 2012 में। मतलब इसके अनेक प्रकार के हमको डेटा दिखाई देते हैं किसमें? रडार चार्ट में। और बबल में क्या होता है? जितना हमारा डेटा होता है उतने हमारे जो ये सर्किल होते हैं थोड़ा से फुग्गे जैसे होते हैं बबल के रूप में, ठीक है, गुब्बारा जी। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाते हैं हमारा बबल चार्ट कहलाता है। अब कॉलम को कैसे फ्रीजिंग करते हैं, हाइडिंग करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। यदि मैंने बोला कि हमारे एक्सेल में बहुत सारे कॉलम हैं, क्या हैं? बहुत सारे कॉलम हैं। अब यहां से कॉलम है, मैंने बोला एक कॉलम, दो, बहुत सारे यहां पर कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से 2 से 3 कॉलम क्या हो जाएं? स्थायी हो जाएं। तो स्थायी होने के लिए सिलेक्ट किए हुए कॉलम को स्थायी करने के लिए हम व्यू मेन्यू में जाते हैं और फ्रीजिंग पर क्लिक करते हैं। तो जितने हम कॉलम क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे, उतने क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। और हम अब स्क्रॉल बार से भी करेंगे तो 1 और 2 कॉलम यहाँ पर स्थायी रहेंगे, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक है वो लेफ्ट राइट होते रहेंगे, ठीक है ना। हाइडिंग में क्या होता है? सिलेक्ट किए हुए कॉलम को छुपाने के लिए हाइडिंग का उपयोग करते हैं। स्प्लिटिंग का यूज के लिए करते हैं। एक्सेल की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए स्प्लिटिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस स्थान पर कर्सर रहेगा वहां से हमारी विंडो बढ़ जाती है। कॉलम एंड रो का रिसाइज, यदि किसी कॉलम का साइज घटाना है और बढ़ाना है तो यहां से हम कॉलम के बिंदु पर यहाँ पर एक बोथ साइड हमारा जो चिन्ह जाता है एरो वाला, यहाँ से हम इसका साइज कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जबकि रो का हाइट भी रो नंबर के बाजू से हाइट को कम किया जा सकता है या ज्यादा किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में डेटा टाइप को समझाइए। एमएस एक्सेल में डेटा टाइप क्या होता है? आप कोई सेल में नंबर लिखते हैं तो ये डेटा क्या कहलाता है? नंबर टाइप। अल्फाबेटिक लिखते हैं तो अल्फाबेटिक कहलाता है। मतलब कि इसमें जो डेटा टाइप होता है वो नंबर होता है। आप यदि यहाँ पर सेल में मान लो कि इस सेल को सिलेक्ट किए और आप नंबर टाइप ऑन कर दिए तो आप यहाँ कुछ भी लिखोगे वो नंबर ही लिख जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेक्ट किए गए सेल में किसी भी प्रकार के डेटा सेट करने के लिए डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। और ये अनेक प्रकार के होते हैं, नंबर हो गया, जर्नल हो गया, करेंसी हो गया, शॉर्ट टाइम हो गया, डेट टाइम हो गया, ये सब क्या है? डेटा टाइप है एक्सेल के, ठीक है ना। तो आज वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, कल मैं इसी यूनिट नंबर 5 में पावर पॉइंट बता दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।